हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। देखिए दोस्तों, आज सीटेट का जो पीआरटी लेवल का एग्ज़ाम था जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसकी साइकोलॉजी का हम आंसर की लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, सेकंड है आपका विकास का समीपस्थ क्षेत्र, थर्ड है आपका स्कीमा या मनोबंध, और फोर्थ है मनोवैज्ञानिक उपकरण। तो राइट आंसर है इसका, इसमें आपका आंसर 3 स्कीमा। जीन पियाजे ने स्कीमा की बात कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की गई है इसमें। तो पहला ऑप्शन आपका विचार सोच में विकेंद्रीकरण, सेकंड ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, थर्ड है संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता, और फोर्थ है अमूर्त सोच का विकास। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 विचार या सोच में केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन आ जाता है थॉट में बच्चे की इस अवस्था में। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सेकंड है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। देखिए विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 विकास बहुआयामी होता है, ये ठीक हो सकता है, लेकिन फोर्थ और देख लेते एक बार, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्टी का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। देखिए लेव वाइगोस्टी है जो संस्कृति के ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा फोकस कर रखा था, उनकी थ्योरी का नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुणारोपण, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है संतुलीकरण, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक उपकरणों। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए अध्यापक के पक्ष पर असफलता, अध्यापक की असफलता की बात कहां से आ गई, बिल्कुल गलत आंसर है ये। ऑप्शन बी आपका योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ चलते, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ये आंसर ठीक हो सकता है, लेकिन फोर्थ को और हम देख लेते एक बार, अधिगम प्रक्रिया में बाधा, ये बाधा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन ए है अभेदी समरूपी निर्देशों, ऑप्शन बी सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ऑप्शन सी आपका हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, और ऑप्शन डी है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए विकलांग छात्र, ऑप्शन बी छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ऑप्शन थर्ड आपका छात्र जिसका अशक्त शरीर है, और ऑप्शन डी आपका मंदित छात्र। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दिव्यांग का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गया था, विकलांग छात्रों के लिए दिव्यांग की बात कही गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन ए अमूर्त, सांवेदिक या मूर्त, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी मूर्त, अमूर्त या सांवेदिक, ये भी गलत है। ऑप्शन सी आपका अमूर्त, मूर्त और सांवेदिक, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, पहले बच्चा सेंसों से सीखता है, फिर वो चीजों को देख के समझता है, और उसके बाद जब उसे चीजों का ज्ञान हो जाता है तो अमूर्त का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संरचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, बी अति सक्रियता, सी है असक्रियता, और डी है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कि क्रिएटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ऑप्शन बी है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, थर्ड आपका ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक
रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। डी है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। सी आपका विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, बिल्कुल गलत है, जो कि लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए नहीं करना चाहिए, इसमें ध्यान से पढ़ना है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। बी है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। सी आपका शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। और ऑप्शन डी आपका दृश्य सर्वे सामग्रियों का इस्तेमाल। तो जहां पर कठोर बात आ जाए वो गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्मिंदगी डैश। एक ऑप्शन ए है इसका का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बी है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। थर्ड आपका के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। और ऑप्शन डी आपका का संज्ञान से कोई संबंध नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ऑप्शन बी आपका बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। और ऑप्शन सी आपका अनुकरण नकल और दोहराना। ऑप्शन डी है विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आपका इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन ए त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन बी इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरों से अलग कर सकता है। बिल्कुल गलत आंसर है ये तो। नेक्स्ट, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। इसके आधार पर दंड की बात आ गई तो वहां ऑप्शन हो ही नहीं सकता कभी भी आंसर। तो ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ऑप्शन ए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन बी बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन सी आपका यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। और ऑप्शन डी है दंड देकर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? निम्न उत्तेजना उच्च भय। सेकंड है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। थर्ड है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और फोर्थ है उच्च उत्तेजना उच्च भय, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो राइट आंसर आपका इसमें सेकंड है। नेक्स्ट की तरफ चलते, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। ऑप्शन ए बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन बी बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन सी आपका बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी है बच्चे कोई भूमिका नहीं निभाते, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आपका सेकंड, बच्चे एक्टिव होते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन ए योग्यता अटल है, यानी कि एबिलिटी इज फिक्स। सेकंड है प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड है असफलता अनियंत्रित, फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, ये भी नहीं हो सकता। और फोर्थ आपका एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यानी कि योग्यता को आप सुधार सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन बी है बार बार परीक्षाएं। ऑप्शन सी है अन्वेषण और संवाद। और ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है, इंक्वायरी एंड डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया जाए। और ऑप्शन डी आपका सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किए जाए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आपका, जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए योग्यता आधारित समूह में
विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगले भी देख। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक की जहां बात आ जाएगी वो आंसर कभी नहीं हो सकता। और नेक्स्ट आपका विद्यार्थियों को नामांकित करना, तो लेबल बच्चों को कभी भी नहीं लगा सकते कि ये अच्छा बच्चा वो बुरा बच्चा है, तो बी आपका राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन ए पर्यावरण पर नहीं, ऑप्शन बी ना अनुवांशिकता पर ना पर्यावरण, इन दोनों पर नहीं करोगे तो फिर किस पर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर, तो ये आपका राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। वाइगोस्टी के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्ति वाक्य क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है आपका स्वनियमन, बी है आत्म केंद्रिता, सी आपका मनोवैज्ञानिक विकार और डी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। तो देखिए जहां वाइगोस्टी की बात आ जाएगी वहां उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन, बच्चा स्वयं से बात करता है, वो खुद को इशारा देता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और जहां ईगोसेंट्रिज्म की बात आ जाएगी वहां जीन पियाजे होगा, ये चीज याद रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी है आपका ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ये आंसर हो सकता है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों की जहां बात आ जाए वहां कभी भी आंसर नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन आपका अध्यापकों को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका बी राइट आंसर है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चे को संकेत और इशारों जैसे क्या, क्यों और कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोस्टी के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, स्कैलफोल्डिंग का काम करेगी। दूसरा है छात्रों के प्रत्यार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। थर्ड है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। और फोर्थ है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। तो वाइगोस्टी के उन्होंने धक्का देने की बात की है, यानी कि स्कैलफोल्डिंग सहारा देने की बात की, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता, बिल्कुल नहीं देता, ये आंसर नहीं हो सकता। लैंगिक भेदभाव को कम करता, भेदभाव को कहाँ कम कर रहा है ये। ऑप्शन नंबर थर्ड लैंगिक समानता, समानता को भी नहीं बढ़ावा दे रहा, ये दिखा रहा लैंगिक रूढ़िबद्धता को। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि डैश एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता पर निर्धारित होती है, बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं, ये आंसर आपका ठीक हो सकता है। आगे देखते हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन 4 है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के आधार पर मापी जा सकती, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। कन्वेंशनल को, पोस्ट कन्वेंशनल को, फॉर्मल कन्वेंशनल को या प्री कन्वेंशनल को, तो आपका ही कन्वेंशनल लेवल को दर्शाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। ऑप्शन बी समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारण है। परिवार तो हमेशा पहले नंबर पर आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार और जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारण है, ये भी नहीं हो सकता। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थी आपकी साइकोलॉजी की आंसर की। आप अपने इसमें मैच कीजिए, आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।